हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पावर फैक्टर। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पावर फैक्टर की डेफिनेशन बताया था। पावर फैक्टर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी हम थोड़ा सा पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सभी को पता है कि पावर फैक्टर को हम cos फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर को cos फाई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो रियल पावर होती है और एपरेंट पावर, इन दोनों का रेशो होता है। पावर फैक्टर रियल पावर और एपरेंट पावर का रेशो होता है। ठीक है, रियल पावर से मतलब है पी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई होता है। ठीक है, जो रियल पावर होती है P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई होता है और एपरेंट पावर जो होता है वो V इंटू आई होता है। वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट को हम एपरेंट पावर बोलते हैं और जो रियल पावर होता है वोल्टेज एवं करंट के प्रोडक्ट के साथ साथ में कॉस फाई का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो P इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई होता है, जबकि एपरेंट पावर S इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है। तो यहाँ से हम पावर फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम cos फाई को फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि और किस किस प्रकार से हम पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि किसी एक सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच के बने कोण का कोसाइन एंगल होता है। ठीक है, पावर फैक्टर यह सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच बने कोण का कोसाइन होता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच बने कोण का कोसाइन होता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में बोलें तो जो इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है, जो कि आपको डायग्राम में विजिबल हो रहा है, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यदि हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो cos फाई क्या होता है, cos फाई इक्वल्स टू आर अपन जेड होता है, मतलब रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का रेशो होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, मतलब ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये ट्रायंगल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, फाई बन रहा है। ठीक है, तो हम ये एंगल लेते हैं, इस एंगल को इंक्लूड करते हैं और इस एंगल को ऐसे लेंगे cos फाई। अब हम ये फाई ले रहे हैं cos फाई, तो cos फाई इक्वल्स टू पता है आपको कि बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार R है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर कर्ण क्या है, इम्पीडेंस Z है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा R अपॉन Z। तो इस तरह से हमको cos फाई जो पावर फैक्टर होता है उसको हम R अपॉन Z से भी डिनोट करते हैं, R अपॉन Z से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। हमने आपको अलग अलग परिभाषाएं दिया, इसका अलग अलग डेफिनेशंस दिए, जैसे कि हमने बताया कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोसाइन एंगल होता है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमने ये भी बताया कि cos फाई जो होता है वो R और Z का रेशो होता है, मतलब cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z होता है। ठीक है, और वो हमें ये इम्पीडेंस ट्रायंगल से ये फॉर्मूला हमको मिल जाता है। ठीक है, तो यही डायग्राम आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टिव पावर हमेशा हम एक्स एक्सिस में जो है रेजिस्टेंस लेते हैं, ये रेजिस्टेंस बताया गया है, यहाँ पर रिएक्टेंस बताया गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्सएल। तो ये आपका जो है इम्पीडेंस ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, और आपको तो पता ही है एक डेफिनेशन कि रियल पावर और एपरेंट पावर के रेशियो को पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब पावर फैक्टर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो किस किस प्रकार से हो सकता है, पावर फैक्टर किस प्रकार का होता है। तो देखते हैं यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब ये पावर फैक्टर की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसकी विभिन्न स्टेट हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर किसे कहेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर के सर्किट की रियल और एपरेंट पावर हमेशा बराबर होती है। आपको ध्यान देना है, जो रियल पावर होता है और एपरेंट पावर जब इक्वल होता है, रियल पावर और एपरेंट पावर जब इक्वल होता है तो उस कंडीशन में हमको
यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है 1 मिलता है। आपको पता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन क्या बताया, कॉस फाई डिवाइडेड बाई रियल पावर डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यू दोनों जब बराबर होगी, रियल पावर और एपरेंट पावर ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपको कॉस फाई कितना मिल जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब रियल पावर और एपरेंट पावर का मान इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। और ये इस केस में मिलता है जब हमारा सर्किट प्योरली रजिस्टिव हो, सिर्फ रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एब्सेंस हो। ठीक है, इन ये दोनों प्रेजेंट ना हो, मतलब केवल सर्किट में रजिस्टिव लोड ही लगा हो। ठीक है, केवल रेजिस्टेंस हो, केवल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते हो, उसी कंडीशन में ही यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। उस कंडीशन में रियल पावर और एपरेंट पावर के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमको कॉस फाई 1 मिल जाता है। तो सभी को क्लियर होना चाहिए। और इस कंडीशन में जो वोल्टेज है वो करंट दोनों एक ही फेज में चलते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसका वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करें तो इसका वेक्टर डायग्राम कुछ इस प्रकार से ड्रा करेंगे, जैसे कि आपको मैं अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यदि इसका हम वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ये मान लीजिए हमने इसमें V ले लिया, तो यहाँ पर का I, मतलब ये दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। इन करंट और वोल्टेज के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो सभी को पता है कि कॉस फाई की जगह में फाई का मान कितना यहाँ पर बन रहा है, एंगल कितना है, 0 है। तो फाई की जगह हम 0 ले लेंगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है। तो आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हो यूनिटी पावर फैक्टर को, कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो बनने वाला फेज एंगल है वो 0 होता है। उस कंडीशन में हमको यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। ठीक है, तो जब ये वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर भी ये सेम फेज में है, मतलब जब ये मैक्सिमम पे जा रहा है तो इसका मान भी मैक्सिमम हो रहा है, जब इसका मान 0 हो रहा है तो वो भी 0 हो रहा है, मतलब एक ही फेज में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ होता है जहाँ पर रजिस्टिव सर्किट हो, जहाँ पर रेजिस्टेंस हो, वहाँ पर कॉस फाई का मान 0 हो जाता है और इस प्रकार से हमको पावर फैक्टर यूनिटी मिल जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो यहाँ से आप इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं बात करूँगा लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में अपन बात करेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे जैसे कि आपको क्लियर विजिबल हो रहा है। तो ये लीडिंग पावर फैक्टर है। लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो करंट से लीड करता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर में जो करंट होता है, ठीक है, करंट लीड करता है वोल्टेज से। ध्यान देना है इस चीज़ को, है ना, करंट वोल्टेज से लीड करता है, आगे चलता है। ठीक है, तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो किसी भी सर्किट का लीडिंग पावर फैक्टर तब होगा यदि करंट वोल्टेज से किसी भी थीटा डिग्री इलेक्ट्रिकली एंगल से आगे हो। ठीक है, और रियल पावर जो है वो अपरेंट पावर से कम हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, किसी सर्किट का लीडिंग पावर फैक्टर तब होगा यदि करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री इलेक्ट्रिकली आगे हो। ठीक है, थीटा डिग्री एंगल से इलेक्ट्रिकली आगे हो। ठीक है, तो आपको वहाँ पर आपको लीडिंग पावर फैक्टर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये करंट जो है ये मैक्सिमम पर है, पहले मैक्सिमम पे है, लेकिन उस समय करंट वोल्टेज का मान 0 है। ठीक है, ये मैक्सिमम पे है पर ये इसका मान 0 है वोल्टेज का मान। तो करंट का मान आगे चल रहा, करंट पहले ही उसने अधिकतम को प्राप्त कर लिया वोल्टेज के जब 0 था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो करंट वोल्टेज है वो करंट से पीछे चल रहा है, मतलब करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है। तो मैं यदि इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो मान लीजिए कि हमारा जो वोल्टेज हमने इस एक्सिस में ले लिया था V, तो ये कुछ ना कुछ थीटा डिग्री पे आगे चल रहा है। जो हमारा करंट है थीटा या फाई इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यदि हमने इसको ले लिया वोल्टेज V, तो ये 5 डिग्री से करंट जो है आगे चल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। जब करंट का मान वोल्टेज से आगे चल रहा हो, मतलब थीटा डिग्री इलेक्ट्रिकली एंगल से आगे चल रहा हो, तो उसको हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलेंगे। इसका डायग्राम दिखाया गया है। पहले करंट अधिकतम से स्टार्ट हो रहा है जबकि ये 0 है उस समय। तो ये पहले जो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर में करंट
पहले अधिकतम को प्राप्त कर लेता है, जबकि वोल्टेज बाद में अधिकतम मान को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के पावर फैक्टर को लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। और ये जो केस होता है ये कैपेसिटिव सर्किट केस में होता है, जब सिर्फ और सिर्फ मतलब जब कैपेसिटिव लोड अधिक होता है। ठीक है, जब कैपेसिटिव लोड आप अधिक लगा दोगे, कैपेसिटर कंडेंसर वगैरह उस सर्किट में अधिक लगे होंगे, तो उस कंडीशन में आपको लीडिंग पावर फैक्टर मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लीडिंग पावर फैक्टर में करंट का मान वोल्टेज से अधिक मतलब आगे चलता है, जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे हम लीडिंग पावर फैक्टर, सॉरी लैगिंग पावर फैक्टर। जैसे कि आपको यहाँ पर विजुअल हो रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है कि इस प्रकार के सर्किट में रियल पावर जो होता है वो अपरेंट पावर से कम होता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, इस प्रकार के सर्किट में रियल पावर अपरेंट पावर से कम होता है। ठीक है, जबकि वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो रियल पावर था वो अपरेंट पावर से अधिक था। ठीक है, यहाँ पर रियल पावर अपरेंट पावर से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर रियल पावर जो है, यहाँ पर जो रियल पावर है, लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें, यहाँ पर रियल पावर अधिक होगा और अपरेंट पावर का मान कम होगा। ठीक है, ये ध्यान दोगे आप। और यहाँ पर यदि हम बात करें लैगिंग पावर फैक्टर में, तो यहाँ पर जो रियल पावर है ये कम होगा और अपरेंट पावर जो होगा, अपरेंट पावर ये इसका मान यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो पहले चलता है, वो अधिक मान पर चलता है। मतलब देखो ये अधिक, जब ये अधिकतम मान पे है तो ये उस समय 0 मान पे है, तो ये हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पर करंट से आगे चलता है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो करंट का मान होता है, करंट का मान होता है ये वोल्टेज से पीछे चलता है, लैग करता है, इसलिए इसको हम लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। यदि हम इसका वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो इसका वेक्टर डायग्राम, जैसे हमने ये हमारा रिफरेंस है, हमने वोल्टेज रिफरेंस में वोल्टेज को लेकर चलते हैं, तो इसका वेक्टर डायग्राम इस तरह से कुछ लैगिंग करेगा थीटा डिग्री इलेक्ट्रिकली एंगल से, या थीटा इसको अपन फाइव बोलते हैं जनरली, 5 डिग्री से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करंट आई तो ये लैग कर रहा है, वोल्टेज से पीछे चल रहा है, जबकि हमने वहाँ पर देखा था वोल्टेज से करंट आगे चल रहा था, तो उसको हम लीडिंग पावर फैक्टर बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है, इसलिए इसको हम लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर कब होता है? जब सर्किट में इंडक्टिव लोड लगे होते हैं। इंडक्टिव लोड से मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर जो है इंडक्टिव करंट लेता है, इंडक्टिव लोड कहलाता है। इंडक्टर है, चोक कॉइल है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, आपके पास जो फैन है उसकी वाइंडिंग है, वो सब इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। आपका जो 3 फेस इंडक्शन मोटर है, आपकी जो मशीन है, जो भी 3 फेस इंडक्शन मशीन, सिंगल फेस इंडक्शन मशीन, तो ये सभी इनमें कॉइल लगी होती है, इनमें चोक कॉइल लगी होती है, इंडक्टिव लोड कहलाते हैं ये। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैग करने लगता है, ठीक है, पीछे चलने लगता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज से पीछे चलने लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर कहाँ पर होगा? जहाँ पर इंडक्टिव सर्किट होगा, इंडक्टिव लोड होगा, उसको वहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि लीडिंग पावर फैक्टर जहाँ पर कैपेसिटिव लोड अधिक है वहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर, जहाँ पर इंडक्टिव लोड अधिक है वहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर मिलता है। तो ये आपका पावर फैक्टर के बारे में था कि पावर फैक्टर के डिफरेंट इसके स्टेट क्या होते हैं। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। हमेशा आपको ध्यान में रखना कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान यूनिटी होता है, 1 होता है। एक से कभी भी पावर फैक्टर अधिक नहीं हो सकता है, या इसका जो मैक्सिमम मान है ये यूनिटी है। ठीक है, और अलग अलग केसेस में इंडक्टिव लोड यदि है तो लैगिंग में आएगा, यदि कैपेसिटिव लोड है तो लीडिंग में आएगा, लेकिन 1 या 1 से कम ही होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डायग्राम बनाया गया। कई बार आपको कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैगिंग एवं लीडिंग पावर फैक्टर को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको इसी प्रकार से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ उसको आप नोट कर लें। ठीक है, और
इसी को इस प्रकार से लिखना और ये आपको सर्किट डायग्राम को वहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे एडमिटेंस। थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम जैसे कि इम्पीडेंस के बारे में डिस्कस किया था, हमने एडमिटेंस को छोड़ दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि एडमिटेंस एक्चुअल में क्या होता है। तो एडमिटेंस के बारे में हम बात करें तो क्या होता है कि जो हमारा इम्पीडेंस आपने पढ़ा था, इम्पीडेंस पढ़ा था आपकी, जो किसी भी एसी सर्किट का टोटल जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एडमिटेंस की बात करते हैं, एडमिटेंस को हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। एडमिटेंस को कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एडमिटेंस को हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं और जो इसकी यूनिट होती है ये मो होती है, मो, ओम का उल्टा मो, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मो होती है। अब इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो एडमिटेंस होता है ये इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है, विलोम होता है, ठीक है। इम्पीडेंस के विलोम को या रेसिप्रोकल को या इनवर्स को हम एडमिटेंस कहते हैं। इसे कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। एडमिटेंस इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यदि हम इसका फॉर्मूला लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं एडमिटेंस इक्वल्स टू 1 इम्पीडेंस, और इसको फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से आपको मिल जाएगा एडमिटेंस। आपको पता है कि जो इम्पीडेंस की जो यूनिट होती है, इम्पीडेंस की यूनिट क्या होती है, इम्पीडेंस की यूनिट ओम होती है। तो हम यदि एडमिटेंस की यूनिट की बात करेंगे तो ओम, क्योंकि ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है जेड का एडमिटेंस, तो यहाँ पर ये मो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मो हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मो, MHO, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मो, ठीक है। तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर